ओम प्रभाकर फरमाते हैं, रफ्ता रफ्ता मेरे अंदर एक खला भरने लगा, कल का सेहतमंद इंसान दम बदम मरने लगा। ऐसा क्यों? सवाल ये आता है कि जब तकनीक उन्नत हो रही है, सारी बातें डेवलप हो रही हैं, हम लोग अगर साइंस की बात करें और चीज़ों की बात करें, अगर अच्छे से ग्लोबली अगर डेवलपमेंट हो रहा है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? शायद इसकी वजह ये है कि कहीं न कहीं इस प्रगति ने, इस सक्सेस ने हमारे दिमाग में एक अशांति की है और मन होता है, वो तन का केंद्र होता है, जैसा मन सोचता है, वैसा ही शरीर ढलता चला जाता है। तो मन के और तन के बीच की जो इंटर रिलेशनशिप है, आज हम उसी के ऊपर ज़िक्र करने वाले हैं। तो किस तरह से एक हेल्दी जो फिजिक है वो कैसे एक मेंटल हेल्थ को सफर करता है और कैसे एक मेंटल हेल्थ है वो फिजिकल हेल्थ को सफर करती है। तो आज आपको इसी सवाल का जवाब यहाँ पर मिलने वाला है और मैं हमेशा जो कहता हूँ कि विश्वास का बल लेकर, आशाओं के पल लेकर, जीवन रण को सज्ज हूँ बाधाओं के हल लेकर। तो आज मेरे पास इसी बाधा का हल है और इस बाधा का हल मैं करवाऊंगा हमारे दो बहुत ही लर्नेड एक्सपर्ट से, जो आपको ये बताएंगे कि किस तरह से ये चीज आपकी जिंदगी में खलल करती है और कैसे आप इसे सुधार कर सकते हैं। तो चलिए अब ज्यादा भूमिका नहीं करते हैं, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि आपकी उत्सुकता मेरी बातें सुनने से कहीं ज्यादा हमारे एक्सपर्ट से मिलने में है। तो चलिए रूबरू होते हैं हमारे एक्सपर्ट से। नमस्कार, मैं हूं सुनील नारनोलिया और आप देख रहे हैं क्रेडेंट टीवी का आपका बहुत मनपसंद कार्यक्रम शिक्षा सरोकार। मनपसंद की वजह आप सब जानते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए आपको ये समझ में आती है कि जो शिक्षाएं आपको मिल रही हैं हमारे समाज से, हमारी किताबों से और उन इंस्टीट्यूट से जिनमें हम शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, उनका सरोकार आखिर है क्या, किस तरह से उन्हें होना चाहिए और कैसे वो हैं। आज भी हम ऐसी ही एक शिक्षा के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हमारी जो फिजिकल हेल्थ है, कैसे हमारी जो मेंटल हेल्थ है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो चलिए मैं आपको रूबरू करवाता हूँ। सबसे पहले मैं हमारे साथ में जुड़ी है पूर्वी जयराज जी। मैं आपको पूर्वी जयराज जी से मुलाकात करवाऊं। पूर्वी जी, आपका नमस्ते सर। हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पूर्वी जी हमारे मंच पर पहले भी कई बार आ चुके हैं और पूर्वी जी की विशेषता जो मुझे हमेशा जो लगती है वो ये लगती है कि इस दुनिया में जब लगता है कि दवाइयों के बिना कोई चीजें ठीक हो नहीं सकती, ये इस बात की तरफ कस कर डट कर खड़ी हुई हैं कि बिना दवाओं के भी बहुत सारी बातें दिमाग को ठीक करके भी हो सकती हैं। जैसे कि आप जानते हैं स्पिरिचुअल शमन के रूप में इनको पॉपुलरली जाना जाता है और ये हजारों जिंदगियों बदल चुकी हैं बिना दवाइयों की। ये एक ड्रगलेस थेरेपिस्ट है, साथ ही साथ में होलिस्टिक हीलर हैं और इन्हें एक रिवलिस्ट के तौर पे भी जाना जाता है। किस चीज के लिए? एक मैसेज अवेयरनेस फैलाने के लिए कि वेलनेस और इंटीग्रेटिव जो मेडिसिन होती है उनको लेकर बहुत अद्भुत काम कर रही है, तो उन्हें लेकर इनको जाना जाता है। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप इस मंच के ऊपर थैंक पधारे और आज हमारे साथ अपनी बातें साझा करने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और दूसरी शख्सियत जो हमारे साथ जुड़ी हुई है वो है भावना चौधरी जी। भावना चौधरी जी जयपुर के साइन इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल हैं। जाहिर सी बात है, प्रिंसिपल होना अपने आप में बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि प्रिंसिपल सिर्फ कुर्सी से बंधा हुआ होना नहीं होता है। प्रिंसिपल होना होता है बहुत सारे बच्चों के नीति निर्देशन करना, बहुत सारे शिक्षकों को ये बताना कि जो हमारे बच्चे हमारे ऊपर एक जो माता पिता आते हैं और अंगुली थाम के हमारे अपने बच्चों को हमारे यहाँ छोड़कर हमारे भरोसे जाते हैं, उन्हें हम सही दिशा किस तरह से दी जाए। तो ऐसे एक जिम्मेदार कुर्सी पर बैठी हुई जिम्मेदार सी प्रिंसिपल हमारे साथ में है। मैं भावना चौधरी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भावना जी बहुत बहुत थैंक धन्यवाद कि आज आप इस मंच पर पधारी और हमारे साथ अपने अनुभव साझा करेंगी और हम देख पाएंगे कैसे तन और मन का जो रिश्ता होता है, कैसे एक चीज प्रभावित होती है तो दूसरा भी दुखी हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। थैंक यू सर। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स आपसे जुड़ चुके हैं और आप जान चुके हैं कि ये दोनों कितने लर्नेड हैं और कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। बिकॉज ऑफ आपने देख लिया कि एक का जो दर्जा है वो स्कूल में बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे शिक्षकों को मेंटरिंग करना है, तो दूसरी का जिद ये है कि मैं बिना दवाओं के समाज में स्वास्थ्य लेकर आऊंगे। तो जब दो इस तरह के कद्दावर और जिद्दी लोग हमारे सामने हो तो जाहिर सी बात है कि एक अच्छी सी पहल अपने आप नजर आती है। सबसे पहले तो भावना जी से सवाल लेकर आना चाहूंगा। भावना जी, आपसे ये सवाल बनता है, आप शिक्षकों के साथ में रहती हैं, बच्चों के साथ में रहती हैं, तो बच्चों की दवाओं को लेकर कितनी वो रहती है मतलब कि छोटी सी बात हुई, पहले क्या होता था, कोई बीमारी होती थी तो हम लोग ध्यान नहीं देते थे, पेरेंट्स भी कह देते थे कि नहीं नहीं कोई नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। और अब थोड़ा माहौल बदल रहा है, जरा से कुछ खांसी सर्दी जुकाम हुआ नहीं कि झट से डॉक्टर के लेके भागते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों अपनी इम्यून सिस्टम को लेके
और दूसरा अपने आप को लेके कितने स्ट्रांग हैं? सर, बच्चों की अगर हम बात करें तो ये जितनी भी बीमारियां हैं वो मोस्टली साइकोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम फिट नहीं हैं तो हम फिट नहीं करेंगे। अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं और अपने बच्चों की बात करूं, कई बार ऐसा होता है चलती क्लास में से बच्चा रोने लग गया और वो मेरे पास आया कि मैम मेरे स्टमक एक हो रहा है। तो उसकी सिर्फ साइकोलॉजी है कि उसको स्टमक एक हो रहा है। हम उसे मेडिसिन के नाम पे कई बार कोई टॉफी भी दे देते हैं बिना उसको बताए कि ये कैंडी है, और वो लेकर वो सेटिस्फैक्ट्री फील करता है कि मैं अब ठीक हो गया बिकॉज मैंने मेडिसिन ले ली। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग की तो साइकोलॉजी है जो पेरेंट्स ने उनके दिमाग में फिल की है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत अवेयर रहते हैं अपने बच्चों की हेल्थ को लेकर और उनकी डाइट को लेकर। तो वो उनको मतलब जितना जरूरी है उतना ही हमें डाइट देना जरूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि बच्चे के अच्छे के लिए हम उसे अननेसेसरी भी फूडिंग करें। कई बार हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो लंच में अननेसेसरी फूड लाते हैं जो कि उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट से कई गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से ट्रबल्स हो जाती हैं। और हमें पेरेंट्स को ये समझाना भारी पड़ जाता है कि आप जो डाइट उसे दे रहे हैं वो उसके लिए बहुत ज्यादा है। बच्चा 3 ईयर का है और आप उसे डाइट दे रहे हैं एक एडल्ट जितना, तो वो कैसे उसको डाइजेस्ट करेगा। तो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो पेरेंट्स की तरफ से होती है, पेरेंट्स की साइकोलॉजी की वजह से ये प्रॉब्लम बच्चों में क्रिएट होती है। सुंदर, तो सुंदर। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कहीं न कहीं ओवर प्रोटेक्टिव होना भी नुकसानदायक है। उसमें एक में रक्षा में हत्या हो जाती है, जहाँ हम लोग सोचते हैं कि हम हमारे बच्चों को अच्छा नरिश कर रहे हैं, अच्छा सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं, होता उसका उलट है। वो बच्चे उसी चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं और कहीं न कहीं कमज़ोर हो जाते हैं, चाहे वो फिर उनका मोटापे की बात आई हो या फिर शारीरिक के तौर पे इम्यून सिस्टम को लेके हो, कहीं न कहीं कमज़ोरियाँ उनके अंदर आने लग जाती है। बहुत अद्भुत बात कही। तो यानी कि माता-पिता को इस बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि वो प्यार करें बच्चे से, लेकिन एक दिशा में करें, एक दशा तक करें कि इसकी आवश्यकता कितनी है। ज़्यादा देंगे तो खराबी, कहते हैं अति तो जल की भी बुरी है ना? अति हो चाहे अना हो, तो अति नहीं होनी चाहिए, नहीं अना होनी चाहिए। दोनों चीज़ें संतुलन में होनी चाहिए। बहुत अद्भुत आपने यहाँ पर व्याख्या की, अद्भुत, धन्यवाद। मैं अगला सवाल जो लगता है मुझे पूर्वी जी से लेना चाहिए। पूर्वी जी, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन का ज़माना है, हर इंसान चाहता है कि मैं जीत जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ और आगे बढ़ के सबसे आगे निकल जाऊँ। तो दिमाग पे एक ज़ोर रहता है, तनाव रहता है। जी। लाइफ गोल्स की तो बात बहुत बड़ी होती है। अगर हम छोटे-छोटे गोल्स की बात करें, आज किसी को किसी कार्यक्रम पर जाना है, स्टेज पर भी जाना है, हम लोग स्टेज फोबिया भी अक्सर देखते हैं, तो जी। भी दिक्कत हो जाती है। तो एक दिमाग पे दबाव होता है हर गोल को अचीव करने का। तो आपको क्या लगता है ये भी मेंटल स्ट्रेस का कारण बनता है फिर आगे चल के, या फिर ये तो एक उसे मोमेंट के लिए ही होता है फिर चला जाता है? अगर होता है तो फिर हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? कॉप अप कैसे करें इसको? जी, सुनील जी नमस्ते। भावना जी आपको भी नमस्ते। आई एम वेरी हैप्पी टू बी शेयरिंग दिस प्लेटफॉर्म विथ यू। सुनील जी, जो गोल सेटिंग का वर्ड आपने यूज किया, ये बहुत ही क्रूशियल और क्रिटिकल रोल प्ले करता है। देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट, बट अनफॉर्चुनेटली द वे इट इज पोर्ट्रेड इन दिस सोसाइटी, एस्पेशली इन यंग माइंड्स, unfortunately they are creating more vulnerable minds than creating that resilience in the mindset of the children. जो एक कुशन के तरह जब एफर्ट फेल हो जाता है, लास्ट टाइम भी हम इसके बारे में बात कर रहे थे, जब हमारा एफर्ट्स, हमारा सिंसियर हार्ड वर्क फेल हो जाता है, तब हमें कुछ कुशन चाहिए सो दैट वी कैन फॉल ऑन इट एंड नॉट डैमेज अवर सेल्व्स। लेकिन जी, जी। प्रॉब्लम ये हो रहा है, गोल सेटिंग को ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि अगर आप उस गोल को नहीं अचीव कर सके अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स और सर्टेन पीपल इन द सोसाइटी, तो आप कुछ भी लायक ही नहीं है, आप जिंदा रहने के लिए भी लायक नहीं है, ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है। लेकिन we all disguise ourselves, in a very sophisticated manner, thinking that no, we are just trying to motivate the child. But motivation आप जो दे रहे हैं, is it really sitting inside the mind or the mindset of the child or a person who is aspirant to do great things in life as motivation, or is it going as a matter of anxiety? उसको समझना बहुत ही important है। I always keep telling people, if you want to know whether you are too anxious about your achievement of goal or not, you just have to think about one thing. Let's say you have a goal in your mind. आज इस साल में मुझे एक नया घर खरीदना है, ऐसे आपके मन में गोल है, ऐसे सोचिए। If you are accessing that goal with a negative mindset of being very tensed, whether you can pull up that much of money, whether you will get promotion, whether there'll be enough bonus to match it up, whether the loan will be sanctioned,
whether you can match up to the expectation of your parents, whether your house will be bigger than the house of the friend who bought it recently. So if you are too tensed and you are extremely worried about or apprehensive about reaching that destination, overnight nothing is going to change. As in, after you buy that house, you are not going to think differently. बिकॉज 1, 2 या 10 साल में जो स्ट्रेस आपके दिमाग में बैठा है, मुझे घर लेना है, उसमें आप जैसे इंडिफरेंट बिहेव करते जाएंगे, however apprehensive you get about the whole process, that creates a change in your brain, in your psychology, in your neuro pathways, to be very much specific in it. So eventually that becomes a part of you and your behavioral attributes. So after you buy a house, that bliss will be there for a week or two, that enjoyment, that thrill will be there. But what you've been habituated to, being anxious and stressful, that is what you will land up in. So I keep telling my clients that the destination is not going to be very different from the path that you are going to experience. So आप ये सोचेंगे कि मैं कुछ भी करके दिन रात एक करके मैं ये अचीव कर दूंगी, करने के बाद बस खुशियां खुशियां हैं. No, it is not going to be like that. हम अगर सोचे कि जब हम यंग थे, छोटे थे, तो माँ या बाप या टीचर हमें डांटती थी, तब तो हमें मार भी पड़ता था. अभी दैट इज नॉट अलाउड विद टीचर्स, तब तो अच्छी तरह से मार भी पड़ता था. तो वो बोलते थे, इफ यू डोंट स्टडी नाउ देन हाउ विल यू गेट अ जॉब, हाउ विल यू अर्न मनी, हाउ विल यू बिकम अ बिग पर्सन. So they have already put it in our mind that I'm not studying to collect wisdom. This is not for my passion. This is not at all to gain some additional knowledge about whatever subjects that they are teaching me about, or to become a renowned personality or to contribute to something to the society. वो बातें बहुत कम लोगों के पेरेंट्स के मुंह से आता है. Usually if the child denies मुझे आज नहीं पढ़ना है या फिर कुछ करे, तो बोलेंगे खाना कैसे खाओगे, कार कैसे खरीदोगे, पैसे कैसा आएगा. ये गलत नहीं है. Money is an amazing energy. I have never denied that. Abundance is a great thing that we all have to teach very well. Judicial utilization of money के बारे में हमें teenagers को और young children को सिखाना है. लेकिन अगर आप सारे गोल को ये मनी एस्पेक्ट से जोड़ देंगे और कहेंगे कि उसका स्केर्सिटी था, है और रहेगा, इसलिए सारा गोल्स उसमें अटैच करो. मैं एक बात पूछना चाहूंगी बिफोर आई वाइंड अप दिस आंसर, that after the kid reaches that financial contentment, what next? मेरे पास जो डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं, 90% of them, they feel blank. They don't know what is next in their life, what is awaiting. When I tell them, what about all that you have achieved? They said, yes, I had that excitement, but after it is achieved, I don't know what next. Now I feel that vacuum. Now I feel my life has come to an end. So अगर एक लड़की को बोलेंगे आपको रिच लड़के से शादी करना है, इसलिए आपको डिग्री लेना है, इसलिए सुंदर दिखना है, ये सब करेंगे, उसको शादी करने के बाद क्या? उसका लाइफ ब्लैंक होता है. सिंपल सा एग्जांपल है. बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं मेरे पास. Okay, my goal always from childhood, my mom told that I should look good, present myself very well, and learn some cooking and other things so that I get married to a well-off family. That is your ultimate goal in life. I have that. I have more than what they expected. But now, isn't there a purpose in my life? I feel so depressed. So ये goal setting का जो entire scenario जो create करते हैं हम बहुत ही young age से, उसका बहुत सारे dimensions हैं. मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से डायमेंशन से अगर हम रियल गोल प्लान करेंगे तब ये एंजाइटी नहीं होगा. जी 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 बहुत सुंदर. तो ठीक है, तो हम वो बात भी जानेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समय हो. लेकिन मुझे लगता है अभी आपने जो बातें की बहुत महत्वपूर्ण सी बातें कही, मैं एक बार उनको दोबारा से यहाँ पे रेखांकित करना जरूरी समझता हूँ कि यहाँ पर एक बात जो सबसे बड़ी निकल कर आई कि गोल्स गलत हैं. हम लोगों ने कहीं ना कहीं गोल्स मॉनिटरी बना रखे, हमने पैसे को गोल बना रखा है, जबकि पैसा हमारा गोल नहीं है. पैसा एक सब्सिडरी होता है जो कि हमें अपने जीवन को चलाने के लिए चाहिए होता है. और बड़ी बात आपने यहाँ पर ये कही कि पैसा बेहद जरूरी है, मगर पैसा सब कुछ नहीं है. ये बात हमें समझ में अच्छे से रखनी बेहद जरूरी है. और एक बात जो आपकी बातों से निकल कर आती है कि दुआओं और बददुआओं में एक खास बात होती है कि वो एकदम से असर नहीं लाती है. ये बात हमें सोच के चलनी पड़ेगी कि पूर्वी जी ने बड़ी खूबसूरत सी बात कही है कि एफर्ट्स जो होते हैं वो एकदम से रंग नहीं लाते हैं. चाहे आप किसी को एक बार में दुआ दें तो एक बार में दुआ से फल नहीं जाता, एक बार में बददुआ दें तो एक बार बददुआ से मर भी नहीं जाता है कोई. ये सब चीजें धीरे 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 असर लाती है. उसी तरह कर्म की बात है, काम की बात है, वो भी जब आप करते हैं, कंटिन्यूएशन के अंदर करते हैं, तो कंटिन्यूएशन एफर्ट्स ही रिजल्ट्स लेकर आते हैं. तो ये जब लेकर आएंगे तभी आप
कुछ आगे बन पाएंगे। और यहाँ पर एक बात है जो मुझे लगता है पूर्वी की बड़ी सुंदर सी बात है कि अक्सर हम लोग एक सोचते हैं, प्रेस्टीज की बात करते हैं, नाम की बात करते हैं, उसके चक्कर में भी अंडर प्रेशर में आए रहते हैं। लेकिन इस बात को लेकर मुझे बशीर बद्र साहब का वो शेर याद आता है कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो जो चीज खत्म हो सकती है उसके पीछे हम इतना क्यों पागल हुए जा रहे हैं? तो हमें पागल उस चीज के पीछे होना है जो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग चलेगी। और वो चीज क्या है? वो ये है कि हम अपने आप को कितना डेवलप कर पाते हैं, हम अपने आप के अंदर कितना सुधार कर पाते हैं। यानी कि हमारा सारा कंपटीशन खुद से होना चाहिए कि हम कल जैसे थे उससे बेहतर। कल हमने 2 लोगों को डांटा था, आज हम 1 को डांटेंगे, कल 1 को भी नहीं डांटेंगे। आज हमने 1 से प्यार किया था, कल 2 से करेंगे, परसों फिर सारी दुनिया से प्यार करने लग जाएंगे। तो आपका स्टेप बाय स्टेप ये होना चाहिए, तब जाके आप जिंदगी के अंदर कुछ अव्वल हो पाते हैं। बहुत सुंदर पूरी जी, प्रणाम करता हूँ, आपने इतने सुंदर शब्दों में इतनी शानदार और अद्भुत बातें समझाई। लेकिन अभी समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। दर्शकों कहीं जाइएगा मत, हम बस यूं गए और यूं लौट कर आते हैं। मैं ज्यादा व्यवधान पसंद नहीं करता आपके और आपकी एक्सपर्ट्स के बीच में। Come, join us. Be an Essence Abacus and Brain Chill partner. नमस्कार, मैं हूं सुनील नारनोलिया और आप देख रहे हैं शिक्षा सरोकार। बात चल रही है मेंटल हेल्थ को लेकर, फिजिकल हेल्थ को लेकर। हम उसी पे चर्चा कर रहे थे। अभी तक यही हमारे सामने आया था कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे प्रेशर बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से हम लोग बड़े अव्यवस्थित से हैं, और उसके वजह जब मन हिलता है तो तन स्वतः हिलने लग जाता है। हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हमें बहुत सुंदर सुंदर जो गाइड कर रहे थे, मार्गदर्शन कर रहे थे। हम आगे बढ़ते हैं। भावना जी, अभी जय पूर्वी जी ने बड़ा सुंदर सा एक कहूँ सुंदर भी और बड़ा जटिल सा सवाल हमारे सामने रखा। उन्होंने ये रखा कि कहीं न कहीं अपेक्षाएं बेहद बढ़ी हुई हैं। हम लोगों की अपेक्षाएं अलग अलग ढंग से हो रही हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए। हमने उसे गोल दे दिए हैं, तुझे ये कार लेकर आनी है, तुझे घर लेकर आना है, तुझे ये समाज में रेपो बनानी है। ये बात कम की जाने लगी है कि आपको समाज के लिए कुछ करना है, आपको इस तरह से परिष्कृत करना है कि आप समाज के लिए कुछ काम कर सके। इन बातों पे कमजोर रहता। आप एक प्रिंसिपल हैं और जाहिर सी बात अब सैकड़ों हजारों बच्चों से और उनके माता पिताओं से मिलती होंगी। कैसा परसेप्शन रहता है माता पिता जब अपने बच्चों को स्कूल में लेकर आते हैं? तो क्या वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करें, या फिर वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, या क्या क्या परसेप्शन रहता है उन लोगों का? ज्यादा परसेप्शन किस तरह से रहता है? अगर हम बात करें पेरेंट्स की, जी। तो पेरेंट्स, आज जो एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है उसके पूरे रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं। आज हम बहुत इजीली कहीं भी खड़े होके कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज हो गया है। तो उसके चेंज होने के पीछे कहीं ना कहीं रीजंस हम लोग ही हैं। बिकॉज अब हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि सबके पास सिंगल चाइल्ड है, और वो उससे एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है कि वो बच्चा बचपन से ही वो एक्सपेक्टेशंस का जो बोझ है, बर्डन है, वो लेके घर से निकल रहा है। जो 3 साल का बच्चा है, पेरेंट्स चाहते हैं वो पहले दिन से स्कूल में जाए और इंग्लिश में बोलना शुरू कर दे और उसको पूरा जीके आ जाए, वो सब कुछ एक दिन में ही कलेक्ट कर ले। तो वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं पेरेंट्स की, उसका बर्डन उसके बैग में रख के वो लोग हमारे पास। और बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम पेरेंट्स को समझा भी नहीं पाते ये बात कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो गलत है। बिकॉज आज हम सब जानते हैं कि सक्सेस, पैसा, नेम, फेम नहीं है। अगर ये सब हम अर्न कर भी लें और हम हेल्दी नहीं हैं, तो इसका हम करेंगे क्या? इसका हम कहाँ जब हम हेल्दी नहीं होंगे तो हम हमारे पैसे को कहाँ यूज करेंगे, कैसे उसको खर्च करेंगे? तो इसके लिए हम पेरेंट्स को कई बार मोटिवेट करते हैं, उनके लिए वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगी जिससे आपके क्वेश्चन का उत्तर है वो निकल के आएगा। एक बार एक राजा था। वो राजा
उसकी 4 वाइफ्स थी हम्म, और वो इतना बीमार हो गया कि ऑलमोस्ट वो बेड ऑफ डेथ पे था। तो जी उसको ये फियर होने लग गया कि मैं अब अकेला जा रहा हूँ मरने। तो उसने अपनी 4th वाइफ को बुलाया और कहा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैंने तुम्हारे लिए हमेशा अच्छे-अच्छे गहने खरीदे, कपड़े खरीदे, तुम्हें हमेशा बहुत ही अच्छे तरीके से रखा, मैंने तुम्हें इतना प्यार भी दिया, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो उसकी वाइफ ने कहा कि आई एम सॉरी, तुमने मेरे लिए ये सब कुछ किया, थैंक यू, बट मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी। फिर रानी 3rd वाइफ को बुलाया और उससे कहा कि मैंने तुम्हारे लिए इतने सारे घर खरीदे, मैंने इतनी सारी गाड़ियां तुम्हारे लिए खरीदी, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो रानी ने कहा कि प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, बट मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मैं तो तुम्हारे मरने के बाद रीमैरिज करूंगी। फिर उसने अपनी 2nd वाइफ को बुलाया। 2nd वाइफ को जब उसने बुलाया और उससे कहा कि मैंने तुम्हें हमेशा अपने साथ रखा, इतना प्यार दिया, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो 2nd वाइफ ने कहा नहीं, मैं तुम्हारा क्रिमेशन, फ्यूनरल वो सब अरेंज करूंगी, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो उसके बाद राजा को बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ और कहीं से एक वॉइस आई कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, तुमने कभी मेरा ध्यान नहीं रखा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और वो आवाज थी उसकी 1st वाइफ। तो ये जो 4 वाइफ्स की स्टोरी थी, ये 4 वाइफ्स हम सबके पास है। ये एक स्टोरी एक्सप्लेन करने के लिए वाइफ्स हमने यूज किया। ये वाइफ्स सबके पास है। वो 4 वाइफ्स कौन सी हैं? राजा की 4th वाइफ, उसकी बॉडी जिसे वो अपने गहनों और अपने बहुत अच्छे अच्छे कपड़ों से डेकोरेट करके रखता था। सुंदर राजा सुंदर की 3rd वाइफ, हमारी एसेट्स जिनको कलेक्ट करने में हम इतने बिजी हैं, हमें कार खरीदनी है, हमें घर खरीदने हैं, हमारे गोल्स जो कि अभी आपने मैम से पूछा, मैम ने बताया कि किस तरीके से हमारे एक गोल कंप्लीट होने के बाद हम हमारा दूसरा गोल बनाते हैं। तो ये एसेट्स राजा की 3rd वाइफ। 2nd वाइफ हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स जिनको हम लाइफ टाइम हमारे साथ रखते हैं, जो एंड तक हमारे साथ रहते हैं लेकिन हमारे साथ जाते नहीं। जाते नहीं राजा की 1st वाइफ थी उसकी सोल, जिसका उसने कभी ध्यान नहीं रखा। उसने कभी अपने पीस, अपने मेंटल हेल्थ और अपनी सोल के बारे में नहीं सोचा, लेकिन वो उसके साथ जाने के लिए तैयार थी। एंड ऑफ द स्टोरी, माय मोटिव इज ओनली दिस कि हम कितने भी अपनी लाइफ में बिजी हों, अपनी गोल सेटिंग में बिजी हों, हमें कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। Yes, I am a सुंदर principal, but what I am exactly, मैं उसके बियॉन्ड जाके क्या हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ क्या है, मेरी खुद की चीजें क्या है, मैं खुद के लिए क्या टाइम निकालती हूँ, या मेरी खुद से एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। मैं अपने जो भी वर्क करती हूँ, जो भी एनर्जी जहाँ मैं कंज्यूम कर रही हूँ, उससे मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं या नेगेटिव मिल रहे हैं। मेरी हेल्थ को उससे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है या नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं पैसा अर्न करने के लिए या गोल सेट करने के चक्कर में मैं अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रही हूँ। ये सब चीज़ें हम पेरेंट्स को समझाते हैं कि ये अभी बहुत छोटा बच्चा है, हम ये सब कुछ करेगा लाइफ में, क्योंकि उस चीज़ से दुनिया का कोई भी आदमी नहीं बच पाया है। जॉब सबको करनी है, लाइफ स्ट्रगल सबको करना है, सबके तरीके अलग होंगे, बट आप एक्सपेक्टेशन देकर इसकी लाइफ जीने का जो इसका टाइम है वो किल मत करो। तो पेरेंट्स से हम उनको पीसफुली बिठा के उनके लिए कुछ वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं, जिसमें हम उनकी एक्सपेक्टेशन क्यों है, ये भी उनकी गलती नहीं मानते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो उन्होंने खुद ने नहीं जिया, वो अपने बच्चे से करवाना चाहते हैं। बहुत तो बढ़िया ये उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वहाँ से शुरू होती है कि ये हमने नहीं किया, इसलिए ये इसको करना है। तो 2 चीज़ें हैं, अगर उसने पढ़ाई आपने नहीं की और या आपने सक्सेस नहीं हासिल की और आप चाहते हैं कि बच्चा सक्सेस हासिल करे, तो ये पॉइंट भी तो आप देखिए, सिक्के का दूसरा पहलू भी तो आप देखिए कि आपने हेल्दी लाइफ नहीं जी, तो एटलीस्ट आपका बच्चा तो जिए, वो सुंदर मेंटली पीस में रहे। और वो मेंटल पीस कहाँ से मिलेगा? कई बार बच्चे बहुत ट्रबल में होते हैं जब हम उनसे बात करते हैं और हमें कहते हैं कि हम हमारा प्रॉब्लम पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज़ वो समझेंगे ही नहीं। हम 90% भी लाएँगे तो उनको डिसअपॉइंटमेंट ही होगा, वो हमें डाँटेंगे ही, तो बेटर है ना हम 50 लाएँ, बड़ी डाँट तो बात खानी ही है। तो उनको अपने पेरेंट्स से बात करने में बहुत हेजिटेशन होता है,
बिकॉज वो जो एक्सपेक्टेशन का बर्डन है ना, वो उनके दिमाग पे रहता है। तो ये हमारे नेशन के लिए सही नहीं है, बिकॉज हमारे जो नेशन बिल्डर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर हम उनको हेल्दी नहीं रखेंगे, उनको, मेरा तो ये मानना है किसी भी नेशन को अगर अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा टीचर चाहिए, उससे पहले एक अच्छा इंसान चाहिए। बहुत अगर सही, अच्छा बहुत इंसान बहुत होगा बहुत तो बढ़िया। ही अच्छा नेशन आगे बनेगा। तो एब्सोल्युटली। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे स्कूल में ये रहती है, मैं बच्चों से कभी डिमांड नहीं करती कि आप 90-80% लाके, मेरिट लिस्ट लाके मेरे स्कूल का नाम आगे बढ़ाओ। वो 2 दिन न्यूज़पेपर में आएगा और हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन अगर आप इन फ्यूचर एक अच्छे इंसान बन गए, तो मुझे उस खुशी से, उस 2 दिन से ज़्यादा खुशी होगी कि मेरा वाओ। स्टूडेंट एक बहुत अच्छा इंसान है। और जब बहुत सारे अच्छे इंसान मिल जाएँगे, तो हमारा नेशन भी परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नेशन परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। और वी आर बहुत चेंज मेकर, जैसे कि सुनील जी खुद बोलते हैं, सुनील सर कहते हैं कि वी आर चेंज मेकर। तो चेंज मेकर हम सब हैं, हमें हमारा कंट्रीब्यूशन किसी को दिखाना नहीं पड़ता है, वो हमें करना है, वो अपने आप शो हो जाएगा एक दिन। जी। दैट इज़ माय व्यू। बहुत सुंदर, बहुत वाओ। सुंदर। प्रणाम करता हूँ मैं आपकी सोच को, आपके विचारों को, और आप जिस अच्छे ढंग से अपने जो बच्चों को और जो पेरेंट्स आ रहे हैं उनको समझा पा रहे हैं। दोस्तों, ये बात समझनी बेहद ज़रूरी है कि हमें अपने प्रति ईमानदार होना होगा। हम राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप मान के चलिए कुछ भी नहीं है, सारा यहीं कहीं धरा रह जाना है। तो ज़रूरी ये है कि आप दूसरे के लिए क्या कर पाते हैं, समाज के लिए कितना अच्छा कर पाते हैं। जब ये भावना जी ने बहुत अच्छी ढंग से बात बताई कि यहाँ पे सारी चीज़ें यहीं की यहीं रह जाएंगी, आगे कुछ नहीं जाएगा, वो जाएंगे जो आप करते हैं। आपके जाने के बाद ना आपका पैसा कोई गिनता है, ना कुछ और चीजें गिनते हैं, ना शरीर ना शक्ति गिनी जाती। तो वो है कि आपने सोसाइटी के लिए क्या किया। तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसी सकारात्मकता के साथ में जिए। और वैसे भी किसी ने कहा है ना कि डिग्रियां तो रसीदें हैं तालीम के खर्चों की, इल्म तो वो है जो किरदार में झलकता है। यानी कि आप जो करते हैं और आपके जरिए जो समाज में नजर आता है, सही मायने में पढ़ाई तो आपकी वो है। और वैसे मैं हमेशा इस बात पर बड़ा जोर देता हूँ कि जो चीज़ें हम स्कूल्स में लेते हैं, किताबों के जरिए लेते हैं, महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमें कहीं न कहीं रोजगार का एक जरिया देती हैं, वो हमें जीने के तरीके देती है, हमारी सोच को विस्तार देती है, लेकिन वो पूरा का पूरा व्यक्तित्व निर्माण नहीं करती, क्योंकि हम लोग जी। किताबों से उतना प्यार नहीं करते जितने हमारे आस-पास के माहौल के लोगों से करते हैं। हम अक्सर लोगों से बात पूछते हैं कि आपका आइडियल कौन है? मुझे नहीं लगता है किसी ने ये कहा होगा कभी कि मेरी गीता मेरी आइडियल है या महाभारत मेरा आइडियल, मतलब जो भी कोई भी वो नहीं है। वो हमेशा एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेते हैं कि मेरे राम मेरे आदर्श हैं, कृष्ण मेरे आदर्श हैं, महात्मा गांधी मेरे आदर्श हैं, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह या कोई और उनके आदर्श हैं। किताबों के नाम अक्सर नहीं लिए जाते। वो किताबें उन्हें लगता है कि वो एक अक्षर हैं, तो उनको जिंदगी में उतार जो लेते हैं उन्हें अपनी जिंदगी के अंदर आदर मिलता है। क्यों कहा जाता है ना कि श्रद्धेय बनने के लिए श्रद्धा का आलंबन बनना जरूरी होता है। तो इन वाह। किताबों में जो अच्छा ही लिखिए, उसको हमारे किरदार में जब तक नहीं डालेंगे तब तक हम आदर्श नहीं बन पाएंगे, वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। बहुत सुंदर बात भावना जी आपने कही, बहुत। और मुझे लगता है कि आज गणतंत्र दिवस है, 73वां गणतंत्र दिवस है, तो आपको और हमारे सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बेहद शुभकामनाएं। और दर्शकों हमारे साथ आज भावना जी ने इतने सुंदर एक प्रस्ताव कहें, एक उद्देश्य कहीं, एक आह्वान किया है कि हमें हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के प्रति सकारात्मक होना होगा। अगर हम ये नहीं कर पाए तो हमारी सारी की सारी चीजें यहीं की यहीं धरी रह जाएंगी। और इसी चीज को लेकर हमारे साथ हमारी एक दर्शक जुड़ी अंशुजा रमन, उन्होंने भी कहा है कि ईश्वर को साक्षी मानकर सत्य के मार्ग पर चलते फिरते निडरता आई जाती है और जीवन स्वयं के आदर्श रूप को तराशने में जीवन आनंदमय लगेगा। बहुत सुंदर और सही बात आपने यहाँ पर कही कि अगर हम लोग उस तरह से लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं अपने एक आत्मिक जैसे दर्शन कहते हैं, जीवन दर्शन जिसको कहते हैं, वो हमें नजर आएगा और दूसरों को भी प्रभावित करेगा। मैं पूर्वी जी की तरफ बढ़ते हुए कि पूर्वी जी समस्याएं तो हैं, जैसे जी। कि बात आ रही कि हमारा उद्देश्य हमारा अलग है, समस्याएं हमारे अलग हैं। हमारे अच्छे जी। उद्देश्य तो जाहिर सी बात है समस्याएं कम हो जाएंगी। लेकिन अब अगर मान लीजिए किसी को बुखार चढ़ ही गई है तो क्या बुखार में कोई ना कोई दवा या कोई ना कोई तो उसका इलाज तो करना पड़ेगा। तो मैं ये जानना चाह रहा था, जिस तरह का आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती हैं, क्या जी। ऐसी कोई वल्नरेबल सिचुएशन आ जाती है, बड़ी विकट स्थिति पहुंच गया है, आदमी टेंशन में आ गया है, तनाव में आ गया है, तो जैसी प्रैक्टिसेस आप करती हैं जो ड्रग लेस वाली, क्या उनके जरिए रिलैक्स हो सकता है? हो सकता है तो कैसे होता है? कुछ उसके ऊपर भी विस्तार से बताइए प्लीज। जी। पहले तो मैम स्टार्टिंग में बता रहे थे कि जो प्लेसिबो इफेक्ट हम बोलते हैं हमारे टर्म में, जो चॉकलेट दे के कहते हैं दिस इज मेडिसिन, दिस विल क्यूर यू, उसे एक्चुअली हम प्लेसिबो इफेक्ट के नाम से बुलाते हैं। ऐसा होता है, मेरे सिस्टर मेडिकल डॉक्टर है, वो बोलते रहते हैं कि जब सम पेशेंट कम एंड देयर मेडिकल रिपोर्ट्स आर नॉर्मल,
we cannot identify the root causes. Because of some stress or anxiety, they are suffering with some chronic pain or acidity or some other complication, where medically it is all proven to be normal. That is when they give them some distilled water as an injection or sugar pills, and they call that as a very strong medicine, and it does wonders to them. So this is only proving us the capacity of the mind power. जब आप बिलीव करते हैं कि ये मेडिसिन है और ये मुझे हेल्प करेगा, तो इंटरनली एक बहुत अच्छा केमिस्ट है, एक डॉक्टर है, एक फिलोसोफर है, एक हीलर है, जो एक्टिव कर देता है जो भी आपको चाहिए. So yes, there are innumerable methods through which we can help ourselves. First thing is definitely a simple thing as placebo effect, which can be tried out. But if you are serious about working on yourself, and if the stress or the anxiety is about achieving something, not being able to achieve something, I always tell my clients that you have to, especially ये जो first month है साल का, इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से एक nourishment के लिए हमें इस्तेमाल करना है. Where you put a big chart, मैडम जी बहुत अच्छी तरह से बता रहे थे कि first you become a good human being. So to sort that out, because everybody has been telling you have to achieve this position, this goal, this is when I will feel you're successful. But to make them understand that goal or achievement or success is a multi-dimensional thing. It is not just one thing that she very appropriately told that your parents couldn't do and they want you to do it. I couldn't go to a good school, so you better get into it. And since I'm paying such a hefty amount as fees, you better get me this reward or gold medal. So हम वो बोलते हैं ना हिंदी में थोपते हैं वो ये कर दो आप ऐसे. So first we have to give them a broader understanding that goals can be physical, there can be emotional goals, there should be mental goals, there should be intellectual goals. आप कितने अच्छे तरह से बोल रहे थे कि पुस्तक आपका एक आइडियल हो सकता है. Definitely, that is when we have to have certain intellectual goals in our list. And goals should be spiritual for sure. Ma'am said such an appropriate story. Usually, when they do festivals, I keep telling my clients, so you are doing all these rituals and festivals, you should understand that ultimately what is going to come with you is your soul. So don't just stick to the procedure, stick to the essence behind it. So when we give them idea of what spiritual goals are all about and how we have to work towards achieving it, that also can create a lot of mental strength, as I said, resilience towards everything. Then behavioral goals. बहुत सारे parents behavior को एक goal ही नहीं, you will just term them as good person or bad person. You have not given them goals where they can work on their character, their personality. And then definitely financial goals. Of course, if it's a student, it is irrelevant. But if you're a teenager or if you're in your mid 40s or 30s, financial goals is always very important and appropriate. And then comes social goals. हम समझते हैं कि मेरे जो goals है वो important है. Me, I. We are so obsessed about it. But in Vedas, we have always seen, you pick up any Veda, it is all about we consciousness, we together. जो मैं लास्ट टाइम बता रही थी वसुदेव कुटुंबकम. सो ये सोशल गोल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो लाइक दिस विल हैव टू डू 10 कैटेगराइजेशन एंड गिव देम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स as to as madam said, if you have a lot of money in your bank and one of your kidneys is not working and there cannot be a replacement, you will not enjoy that money, isn't it? Just as an example. So we should always think what is appropriate, what is right, what gives us bliss, what gives us happiness. So I always tell people that you have to make a pyramid structure of your goal. You have to always make a pyramid structure of your goal where in the bottom line you put what is not that much of a priority, and then you go on building it, and the ultimate destination of where you will reach should be a social goal. As in आपने लिख दिया मुझे इतना रिच होना है, मुझे फिजिकली ऐसा दिखना है, मुझे इमोशनली ऐसा होना है, लेकिन अल्टीमेट गोल जो होगा वो हैप्पीनेस से कनेक्ट होना है, क्योंकि हैप्पीनेस और आनंदा एज वी कॉल इन संस्कृत इज एन इटर्नल प्रोसेस. सो अगर हम एक सोशल गोल को उसके टॉप में रख देंगे, as in let's say I'll take my own personal example. So as an integrative medicine practitioner, if I'm writing that my business has to get so much of turnover, that is definitely one of the basic things. And then this is the physical health percentage or statistics that I want to achieve this time by treating these patients. And this is the emotional well-being I would like to see. These are the researches that I would like to do. And if my topmost goal is that I would like to bring antar chikitsa, as in holistic wellness, into popularity,
I would like to make that as one of the mainstreams of treatment, then it is something that is continuously rolling because there's no end to it. You go on touching lives, you go on teaching people, you go on transforming life. So you are not exhausted. इमोशनल एग्जॉशन को हम डिटेलली समझेंगे, उसको भी कुछ गोल्स देके उसको कुछ मेच्योरिटी से हैंडल करेंगे, तब जाके इस साइंस में कुछ आप लाभ या फिर बेनिफिट्स ले सकते हैं. नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन वेयर यू सेड कैन वी यूज स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस टू हेल्प पीपल हु आर वल्नरेबल मेंटली. नाउ सुनील जी, प्रॉब्लम ये है कि स्पिरिचुअलिटी को ठीक से हम समझे ही नहीं है. होलिस्टिक वेलनेस में, हेल्थ में हम समझते हैं स्पिरिचुअलिटी हम बहुत धार्मिक हो जाए, हम इतने सारे रिचुअल्स कर दे, ये सब पाठ पठन कर दे तो हम स्पिरिचुअल हैं. वो है शायद, लेकिन वो सिर्फ 10% या 5% है. स्पिरिचुअलिटी इन रियलिटी वो है जो रिलीजन से भी बड़ा है, जो अपने आप में, एज यू सेड, वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ. सो एवरीथिंग एंड एनीथिंग वेयर यू आर क्रॉसिंग योर ओन लिमिट्स, यू आर amplifying your own merits or strength is spirituality according to me. So इस जो पथ में हम spirituality को समझने लगेंगे, तब जाके हमें meditation sense करेगा, relaxation will start making sense, self interaction will make sense, and also when spirituality is understood at a deeper level that it is a psycho neuro immunology, as in आपके psychology को, आपके nervous system, आपके physical activity influence करता है, उसे समझने में आपको स्पिरिचुअल बनना है, तब जाके एंटायर सिस्टम आपको ठीक से समझ सकेगा. इफ ऑल ऑफ अस आर ऑन द सेम पेज, पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी एंड योर मेंटर्स, दे आर ऑल ऑन द सेम पेज, देन वी विल बी एबल टू गाइड समबडी इन द राइट पाथ. Otherwise, I don't think any spiritual practices or even meditation for that matter can help, because even the person who is meditating will think, I have to get this goal out of it and therefore I will do something for it. He will not think of amplifying his own merits or crossing that limitations that he has put for himself. So बहुत सारे ऐसे मार्ग है, रगलस थेरेपी में भी है, स्पिरिचुअलिटी में भी है, जो आप सिंपल टेक्निक से आपके माइंड को स्ट्रांग कर सकते हैं, इमोशनल बर्डन को निकाल सकते हैं. जो थोपा गया है हम पे सोसाइटी से, जो सच नहीं है, जो किसी और के लिए सच होगा, शायद किसी और का डिसअपॉइंटमेंट हमारे लिए गोल बन गया है, उसे निकाल के मेरे इंडिविजुअलिटी को समझने में बहुत ही हेल्प करता है. तो यस, इफ यू आर ओपन फॉर दैट रियलिटी, देयर आर इन्यूमरेबल वेज. बहुत सुंदर. मुझे आपकी बात सुनकर वो कबीरदास जी का दोहा याद आता है कि क्या बोलते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए. तो जाहिर सी बात है कि अगर हम बहुत सारे रिचुअल्स को मानते हैं और बहुत सारी चीजों को करते हैं तो हम आध्यात्मिक नहीं है. आध्यात्मिक वो होना है कि जब आप सकारात्मक होते हो, जब आपके खड़े होने से आपके आसपास के माहौल में भी सकारात्मकता फैल रही है, सुख है, समृद्धि है, वो कहें तो वो सकारात्मकता. आप बहुत सारी पूजा पाठ कर लें, बहुत सारी चीजें कर लें, लेकिन फिर भी अगर आप दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो फिर आपको इन सब चीजों का गलत है. वो स्पिरिचुअलिटी हो ही नहीं सकती. पूर्व जी हमसे ये कहना चाह रही हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं. स्पिरिचुअलिटी आपका मतलब कि आपके जीवन के अंदर एक ऐसे ईश्वर का उतर जाना जिससे सब में प्रेम दिखाई देता, समदृष्टि, जिसे कण कण में ईश्वर नजर आता है. वो हर चीज का सम्मान करता है, हर चीज का दर्द महसूस करता है. जब उसका खुद का दर्द जमाने का दर्द हो जाता है, और जब जमाने का दर्द आपका दर्द हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि आप स्पिरिचुअल हैं, आप आध्यात्मिक हैं. बहुत सुंदर पूर्व जी, अद्भुत अद्भुत, बहुत सुंदर बात कही आप लोगों ने. बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, लेकिन फिर से समय हो चुका है छोटे से एड ब्रेक का. इस संदेश के बाद में हम फिर से मिलते हैं. कहीं जाइएगा मत, हम यूं गए और यूं लौट कर आते हैं. Hi, my name is Ramya Siddharth. I am the founder and the director of the Tattva. Communicating clearly with confidence and giving a terrific first impression is most important in any job. Let it be your dream promotion or getting your dream job. These are vital. At Tattva, we customize trainings, and we have trainings on public speaking, communication skills, and personality development, and various soft skills. Hurry up, join the sessions, and undergo the transformation. Reshape, recreate, and transform, and become more confident and achieve all dreams.
नमस्कार, मैं सुनील नावडोलिया फिर से चक्षा सरोकार के आज के अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं और आप देख रहे हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स किस तरह से बहुत गहरी बातें बहुत सरल शब्दों में समझा रहे हैं। और जब इतने गुणी शिक्षक हों जो गणित के गहरे सवाल बहुत आसानी से हंसते सुलझा दें, तो आप समझिए कि आप बहुत भाग्यशाली हाथों के अंदर हैं। तो हमारा ये जो 45 मिनट का सफर है बहुत ही भाग्यशाली हाथों में, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये 45 मिनट है हमारे जीवन के अगले 45 साल सुधार सकते हैं, अगर हम लोग इनकी बातों का उतनी ईमानदारी से अनुसरण करें। चलिए एक बार फिर से हमारे एक्सपर्ट्स का अभिनंदन करते हैं, आदर करते हैं और उनसे फिर से किसी ज्ञान चर्चा कहीं, अब तो आज तो बिल्कुल ऐसा माहौल हो रहा है जैसे कोई ज्ञान चर्चा का माहौल हो, तो उसी जैसा फील आ रहा है। भावना जी, पूर्व जी ने बहुत एक्सक्यूज सुंदर मी, से मैं हाँ? पूर्वी जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जी जरूर जरूर जिससे मैं अभी एक्चुअली मैं एक सफर कर रही हूँ। मेरा स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। वहाँ कई बार जो गर्ल्स हैं वो ऐसा फील करती हैं, फैटी फील करती हैं, लाइक हाँ। वो फिगर कॉन्शियस हैं। जी। तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत साउंड है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब सर्च करो और आपको डाइट के बहुत सारे तरीके मिलते हैं, कीटो डाइट, जीएम डाइट। Yeah. तो उसके लिए वो साइड इफेक्ट जाने बिना उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देती हैं। जी। उसके साइड इफेक्ट हम उनको समझाते हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो हम उन्हें कैसे समझाएं कि वो चीजें उनके लिए बेनिफिशियल हैं और नहीं है, वो चीज वो कैसे जज कर पाए उनको, या कौन जी। सी चीज किसके लिए बेस्ट है। जी मैम, यू आर very right that we are so driven by the social media. When it is not used appropriately, it can lead into complications for sure. So I strongly believe that girls at that age should be taught the concept of self love. हम खुद से प्यार कैसे करें? I think for me any issue has to be handled at the mind level and emotional level first, because it becomes easy for them to receive that concept. अदरवाइज हम अगर उन लोगों को लॉजिकली कुछ एक्सप्लेन करेंगे, एनालिटिकली कुछ समझाएंगे, तो देयर इमोशंस एंड देयर क्रेविंग्स टुवर्ड्स वांटिंग समथिंग, as you said, the so called beauty or whatever other figures that they want to wanting to achieve, that emotion is stronger than our logical explanation that we are trying to give. So when we teach them how important it is to fall in love with their own system, and how that self love can teach them the way forward, and how they can, without spoiling their health or taking long term risk about their wellness, they can still be graceful about their looks and carry themselves with confidence, I'm sure they'll be convinced to a large extent to choose what is good for them. So अगर हम इनडायरेक्टली थोड़ा सा बीटिंग अराउंड द बुश करेंगे, क्योंकि ये ऐसा एज होता है एडोलेसेंस और टीनेज, जहां आप स्ट्रेट कुछ बोलेंगे तो उनके दिमाग में बिल्कुल ही नहीं जाता क्योंकि आई कीप टेलिंग पेरेंट्स, you advise them, they'll think you are a villain. You try to discipline them, they hate the discipline and they start hating you also. That is the age bracket. So you have to do beating around the bush. You have to teach them concepts where they understand the interconnectedness about mind, emotions, thoughts, and the synchronicity that they can have by integrating all this concept internally. So अगर आप उन लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट सेल्फ लव के बारे में, सेल्फ एक्सेप्टेंस के बारे में कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे, then I'm sure they'll start respecting their body in a better manner and also start receiving that which is appropriate for them. बहुत थैंक यू मैम, सुंदर आई बात ट्राई, मुझे सही आई ट्राई योर वे। बहुत Thank सुंदर, you. बहुत बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर कही। जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग कुदरत पे यकीन करते हैं, ईश्वर पे यकीन करते हैं, तो उसने कुछ भी खराब तो नहीं बनाया होगा। तो हमें जी। सोचना पड़ना, महसूस करना पड़ेगा कि प्रकृति में जो भी है, अगर हम लोग, मुझे तो विद्यासागर जी की वो कहानी याद आती है कि जब उनसे कहा गया था कि आप ढूंढ कर लाओ ऐसा कुछ प्रकृति में से जिसका अनयूजुअल हो, जिसका कुछ भी किसी उपयोग कहीं नहीं आता हो, तो उन चीजों को लेकर जब वो ढूंढने निकले तो उन्हें एक भी चीज ऐसी नहीं नजर आई जो किसका कहीं कोई उपयोग नहीं होता हो। तो हर चीज का अपना महत्व होता है, अपना एक गुण होता है, So true. बशर्ते कि हम उस गुण को पहचाने, उसके महत्व को पहचाने, उसके स्थान को पहचाने। तो आप जो हैं, जैसे हैं, ईश्वर ने आपको बनाए हैं, आप बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, बशर्ते कि अभी आपको वो तलाश करना है कि आपका स्थान सही कौन सा है। सारी चीजें अच्छी हैं, बस स्थान सही होना चाहिए। सवालों का सिलसिला चल रहा है और मुझे लगता है समय बहुत कम रह गया, लेकिन फिर भी छोटे-छोटे 2 सवाल मेरे ज़हन के अंदर आते हैं। भावना जी, इसमें एक सवाल यहाँ पर ज़रूर करना चाहूँगा कि भावना जी, अभी पूर्वी जी अध्यात्म को लेके बड़ा जोर दे रही थी कि सकारात्मकता ही अध्यात्म है। तो आपको क्या लगता है कि कुछ टिप्स में अगर आप हमें बताएँ कि आप स्कूल्स में किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं कि बच्चों, मतलब या करना चाहिए दूसरे प्रिंसिपल्स को कि उनके बच्चे सकारात्मक रहें, रियल स्पिरिचुअल रहें, ना कि ये दिखावे वाले स्पिरिचुअल रहें कि सुबह जाके ये मंदिर में जाना बुरी बात नहीं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम भी मानते हैं, हम भी मंदिर दिखावे जाते के हैं। लिए नहीं। हाँ। बिल्कुल,
लेकिन यहाँ पे हम लोग एक दूसरी बात कर रहे हैं, हम सबके अंदर ईश्वर उतर आए, उसको कैसे क्या करें? सर आई स्ट्रांगली बिलीव इन कर्मा। आप जो करते हो वो आपको रिटर्न मिलता है। जो हमारी प्रकृति है वो इसी पे बेस्ड है। हम प्रकृति को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं पेड़ों को, तो हमें ऑक्सीजन मिलता है। जी मीन्स गिव एंड टेक का जो लाइन है वो हमारी नेचर से ही स्टार्ट हो रहा है, और वो हमारी टिल ऑफ डेथ चलता है। जो हमने जिसको दिया वो हमें मिलेगा। तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को कोई पाठ पूजा या किसी ऐसी चीज की तरफ ना डायरेक्शन देते हुए उन्हें मैं कर्मा की तरफ ही फोर्स करती हूँ कि आप किसी के लिए भी अच्छा करोगे तो आप ऑटोमेटिकली खुद के लिए अच्छा करोगे। आप जैसा सोचोगे वैसा आपको मिलेगा। ये हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, इसको हमें खुद को कंट्रोल करना है, किसी और को कंट्रोल करने नहीं देना है। अगर हमने उसको पॉजिटिव थॉट्स के साथ कंट्रोल किया तो हम उसमें से पॉजिटिविटी ही निकलेगी, और हम दूसरों के लिए भी पॉजिटिव करेंगे और साथ साथ खुद के लिए भी। लाइक अगर हम बात करें छोटी सी, ये हेल्थ है, और हेल्थ का सबको पता है कि सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, लेकिन कोई भी नहीं रखता। उसका ध्यान हम कब रखते हैं? जब हम खुद बीमार हो जाते हैं या हमारा कोई फैमिली मेंबर बीमार हो जाता है, तब हमारी आंखें खुलती हैं कि अरे ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में हमें सोचना है। तो हमें हेल्थ का ध्यान रखने में कोई रोकता तो है नहीं कि नहीं कल आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे। उसको रोकने वाले कौन है? हम सेल्फ। कैसे? जो हमारा माइंड है हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने आज सोचा कि कल सुबह मैं 6 बजे उठ के वॉक पे जाऊंगी। रात को मैंने अपना सारा काम वाइंड अप किया और मैं 10:30 बजे अपने बेडरूम में गई कि मैं जल्दी सो जाती हूँ ताकि मुझे सुबह 6 बजे उठने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन 10:30 बजे मुझे सोने की आदत नहीं है, तो मैं सोचूंगी चलो थोड़ी देर कुछ काम, या मैं मोबाइल देख लेती हूँ या मैं टीवी वॉच कर लेती हूँ, अभी तो 10:30 ही बजे हैं। तो जी और कोई नहीं, 6 की जगह मैं 6:15 उठ जाऊंगी अगर मैं ऐसा सोचूं। तो हमारे माइंड की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। हमने एक रीजन दिया कि मैं 6 की जगह 6:15 उठ जाऊंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइंड मुझे 10 रीजन और निकाल के देगा कि सुबह अगर तुम 6:15 की जगह 6:30 भी उठोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक दिन में तुम हेल्दी नहीं होने वाली। तो मैंने खुद को ही एक नेगेटिव थॉट दिया कि कोई बात नहीं, मैंने 15 मिनट का दिया, लेकिन मेरे माइंड ने मुझे निकालते यहाँ तक पहुंचा दिया कि नहीं भी उठूंगी तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैंने ये सोचा नहीं, मैं चाहे रात को 12 बजे सोऊं या 1 बजे सोऊं, मुझे सुबह 6 बजे उठ के जाना है। कोई बात नहीं, ऑफिस में मुझे थोड़ा सा लेजी फील होगा, 2-4 कॉफी एक्स्ट्रा पी लेंगे, लेकिन मुझे एनी हाउ सुबह उठना है। तो मेरा ब्रेन उस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाएगा कि मुझे तो सुबह 6 बजे उठना ही है, और वो मुझे कोई नेगेटिव रीजन नहीं देगा नहीं उठने के लिए। वो मुझे पॉजिटिव रीजन ही देगा उठने के लिए कि नहीं, तुम्हें उठना है, तुम्हें तुम्हारी हेल्थ का ध्यान रखना है। और कोई भी मंदिर जाके या पूजा करके आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव नहीं कर सकते। आपके थॉट्स, आपका ब्रेन जिसको आपको खुद को कंट्रोल करना है, वो ही पॉजिटिविटी, वो ही आध्यात्म है। अगर आप जो पॉजिटिव सोच रहे हो वो ही रियल मायने में पूजा है एक तरीके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे चेतावनी जो आपने दी ये भी है कि अगर हमारी आत्मा को हम डाल मानते हैं तो मन बड़ा चंचल है, पत्ता पत्ता है, तो आप जहाँ जितना सोचेंगे, अब 10 मिनट लेट होने की बात सोचते हैं तो वो 10 मिनट और लेट होने की बात करेगा। अगर आप 10 मिनट अच्छा होने की कोशिश करेंगे तो वो 10 मिनट और अच्छा करने की आपको कोशिश करेगा। यानी आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते। शायद यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। समय बहुत कम है, लेकिन पूर्वी जी फिर भी मैं आपसे कुछ टिप्स चाहूंगा जो आपको लगता है कि हम अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ रख पाएं। कुछ टिप्स में बताइए क्या होनी चाहिए, क्योंकि आजकल की जो दुनिया है वो टिप्स और टूल्स में यकीन करती है कि हमें आप स्टेप्स गिनवाइए, ये, तो कुछ टिप्स दीजिए प्लीज। जी, पहले बात तो ये है कि यस, वी हैव ड्यू रिस्पेक्ट टू वॉट एवर केमिकल्स और मेडिसिन आर डूइंग टू अस, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये भी हमें समझना है कि केमिकल्स इमोशंस को नहीं समझ सकते। I cannot have a chemical to have better understanding with somebody. I cannot have a chemical to start falling in love with my life or with nature. So आप केमिकल के हेल्प को उस समय लीजिए जब आप मैनेज नहीं कर सक रहे, लेकिन रूट को समझने के लिए, ये प्रॉब्लम क्यों आया है, टू अंडरस्टैंड व्हाई दैट इशू केम अप इन द फर्स्ट प्लेस, you definitely have to develop deeper understanding within yourself through meditative practices. First बात तो वही है. Second thing is stop being data collectors.
ये डेटा कलेक्टर्स क्या होता है, वी आर ऑलवेज रनिंग बिहाइंड फिगर्स, ये ऐसा होना है, इतना चाहिए, क्वांटिटेटिवली इतना होगा तो मुझे सेटिस्फैक्शन होगा। मैडम जी अभी मार्क्स के बारे में बता रहे थे, 90 लिया तो भी स्कोल्ड करते हैं पेरेंट्स। सो वी आर ऑलवेज obsessed about collecting numbers and data. We have to stop looking at things like that, because I've seen a lot of people who have taken gold medal and all that topmost accreditations, but they're depressed and they're not doing anything in life. They've just quit their job and sitting at home because they want to now fight against their depression or negative mindset. So मैंने जो 10 to 12 aspects of goals बताए, उस सबको आप क्वालिटेटिवली इंप्रूव होने में भी प्रेशर दीजिए आपके बच्चे को। इस पढ़ाई से उनका विजडम कितना हुआ, इस आर्ट फॉर्म से उनका क्रिएटिविटी कितना बढ़ा, इस सोशलाइजेशन से अगर आप कोई क्लब का पार्ट है, कोई स्पिरिचुअल गैदरिंग के सत्संग के पार्ट है, तो उससे बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है, that is more important. Not every goal that the kid is achieving will yield into marks, but that will convert into real success eventually. So don't just be data collectors, fall behind the quality that you're creating within yourself or with the child that you're guiding. और बहुत ही important ये है कि हमें हम अपने आप से बात करना है। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा बोलते थे कि if you don't talk to yourself, then you're missing talking to one of the greatest person on earth. That is the importance of self talk. And हम इसको affirmations बोलते हैं इंग्लिश में. So whatever your limitations are, your problems are, create positive sentences out of it. For example, if you're suffering from low confidence, affirm yourself every day early in the morning just before going to bed that I'm a confident person, I love talking to people, it is easy for me to socialize, I can look into the eye of a person and talk to them with love. So ऐसे self affirmations अपने आप से करना बहुत ही important है. और जो मैडम जी ने कहा लाइफस्टाइल के बारे में importance देना, it is of utmost importance. We all know that we have an obligation to run to office, and we all have obligations to meet certain materialistic needs, and we go beyond that. In fact, most of the time we exceed our expectations. But these obligations, which are not probably paying off immediately, are something that will give you contentment and health in the long run. As she's rightly said, waking up in the morning early, doing meditation, going for yoga or cycling or jogging, whatever is right for you. So lifestyle के बारे में, though it is not calling for immediate help, आपको अभी माइग्रेन हेडेक नहीं है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं है, आपका जॉइंट ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे या फिर म्यूजिक क्लासेस नहीं ज्वाइन करना चाहते या फिर समथिंग ट्रैवलिंग और स्विमिंग ये नहीं करना चाहते, लॉन्ग रन में यही discontentment and lack of joy towards life will put down your performance. So though it is not going to yield you immediate materialistic benefits, give importance to leading life with celebration. बहुत सुंदर। मैं अद्भुत प्रणाम करता हूँ। और मुझे लगता है कि आपकी बात को संक्षिप्त में कहूँ तो मुझे ये बात समझ में आती है कि अकाल पड़ने पर कुएं नहीं खोदे जाते, कुएं इसलिए खोदे जाते हैं कि अकाल ना पड़े। तो जीवन में अनुशासन इसलिए जरूरी है कि हम लोग गलत रास्तों पे ना जाएं, बीमार ना हो, तन या मन दोनों तरह से स्वस्थ रहें। ये नहीं कि हम जो बीमार हो जाएंगे तब हम लोग जो इस तरह के साधनों का उपयोग करेंगे तब हम सकारात्मक होंगे, ये नहीं। अक्सर कहते हैं कि बुढ़ापे में आके लोग ईश्वर की तरफ ध्यान देते हैं, अक्सर बुढ़ापे में नहीं, शुरू से ईश्वर की तरफ ध्यान दिए तब बुढ़ापा अपने आप सुधर जाता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि पूरे दिन कितनी खूबसूरत सी बात कही कि अकाल पड़ने पर कुएं नहीं खोदे जाते हैं, कुएं इसलिए खोदे जाते हैं कि अकाल नहीं पड़े। ये बात अगर आप अपने ध्यान में बैठा लेते हैं तो मानिए चलिए कि जिंदगी में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, हर तरफ हरियाली होगी, खुशी होगी और सब लोग आपको प्यार करेंगे, विश्वास करेंगे, समाज में सकारात्मकता फैल पाएगी। तो गणतंत्र दिवस के संध्या पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हुए और आज यही संदेश हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से देते हुए कि प्यार कीजिए, प्यार फैलाइए और सकारात्मकता के साथ में संसार को जिए। आप भी खुश रहेंगे, समाज भी खुशहाल रहेगा। बहुत बहुत आज्ञा, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी विश्वास के साथ। धन्यवाद। Thank you so much. Thank you.